वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चंस, जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स P ऑफ अ ट्राइंगल PQR intersect the side QR at the point S and the circumcircle of the triangle PQR at the point T। तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है PQR और सर्कम सर्कल का बात हो रहा है तो वो भी ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्राइंगल है PQR जिसमें वर्टेक्स P से एक स्ट्रेट लाइन निकल रहा है जो QR को कहां पर काट रहा है? S पर, और सर्कम सर्कल को T पर। सर्कम सर्कल को कहां पर काट रहा है? T पर। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे? इफ S इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल देन, और ऑप्शन दिया हुआ है A B C D, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो यहां पर S इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि S अगर मान लेते हैं यहां पर S हमारा सेंटर होता, अगर यहां पर S सेंटर होता तो PS और ST हमारा रेडियस हो जाता, सिमिलरली QS और SR भी हमारा रेडियस हो जाता। लेकिन S सेंटर नहीं है। अब S सेंटर नहीं है तो PS और ST हमारा रेडियस नहीं है। PS और ST हमारा रेडियस नहीं है तो PS और ST हमारा बराबर नहीं होगा। S अगर सेंटर होता तब PS और ST हमारा बराबर हो जाता, लेकिन S यहाँ पर सेंटर नहीं है तो PS और ST हमारा बराबर नहीं होगा। सिमिलरली QS और SR भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर S इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, कहने का मतलब यही है कि PS इज नॉट इक्वल टू ST एंड QS इज नॉट इक्वल टू SR। आगे देखेंगे, आगे हमसे क्या बोल रहा है? देन ऑप्शन दिया हुआ ABCD। अगर ऑप्शन को हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में सबका क्या दिख रहा है? 1/PS प्लस 1/ST। तो यहां पर जरूर AM GM HM टाइप कुछ लगा होगा। तो AM GM HM में हम पढ़ चुके हैं क्या? सबसे बड़ा कौन? AM, फिर GM, फिर HM। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहां पर कौन सा लगाएंगे हम? AM लगाने से कोई फायदा नहीं। और यहां पर किस पे लगाएंगे? PS और ST पे लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड सबका क्या है? PS और ST। तो किस पे लगाएंगे? PS और ST पे लगाएंगे, जो भी लगाना हो। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर AM लगाएंगे तो क्या? PS प्लस ST, वो बाद में देखेंगे। GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM यहां पर लगा सकते हैं। अगर यहां पर GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगाएंगे तो वहां पर 1/PS 1/ST बनेगा। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? GM नंबर 1, GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। PS और ST पे लगाएंगे तो GM हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ PS इंटू ST ग्रेटर देन इक्वल टू HM हमारा क्या हो जाएगा? 2/1/PS प्लस 1/ST। 1/ST अच्छे से लिख लेंगे यहां पर, 1/PS प्लस 1/ST। यहां पर एक बात और ध्यान देंगे कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। इक्वलिटी कब होल्ड करता था हमारा? जब नंबर आपस में बराबर हो। मतलब अगर यहां पर PS और ST आपस में बराबर होता तभी इक्वलिटी होल्ड करता है यहां पर, लेकिन PS और ST बराबर नहीं है। यहां पर हमने पहले ही नोट करके लिख रखा है यहां पर। तो PS और ST बराबर नहीं है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा यहां पर। मतलब GM इज ग्रेटर देन HM ही होगा, इक्वल कभी नहीं हो सकता। रीजन? क्योंकि नंबर आपस में बराबर। नंबर कौन सा? PS और ST, यहाँ पर नंबर ही तो है हमारा, एक तरह से नंबर ही है। तो PS और ST बराबर नहीं है तो यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। मतलब इक्वल कभी नहीं हो सकता। अंडर रूट ऑफ PS इक्वल टू 2/1/PS प्लस 1/ST, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता आपस में, क्योंकि आप PS और ST यहाँ पर बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? आगे देखेंगे, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/PS प्लस 1/ST को उस तरफ भेजेंगे, क्या बनेगा? 1/PS प्लस 1/ST is greater than 2/under root of PS into ST। PS into ST। आगे देखेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर ऑप्शन आप देखेंगे तो PS और ST इंटू ST नहीं है, QS इंटू SR है। PS इंटू ST नहीं, QS इंटू SR है। तो यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है कि PS इंटू ST QS इंटू SR के बराबर होगा। ऐसा क्यों? 10th में पढ़ के आए होगे आप, 10th में पढ़ के आए होगे आप। अगर नहीं पढ़े होगे तो यहां पर एक चीज नोट करके लिख लीजिए। वैसे सर्कल में बताएंगे हम। तो सर्कल में अगर दो कोड इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पर PS इंटू ST इक्वल टू QS इंटू SR होगा। ठीक है,
तो अगर आप 10th में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, फिलहाल अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो पी एस इंटू एस टी इक्वल टू क्यू एस इंटू एस आर होगा। तो पी एस इंटू एस टी के जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू एस इंटू एस आर। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन एस टी इज ग्रेटर देन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू एस इंटू एस आर। क्यू एस इंटू एस आर नंबर 1। यहां पर ऑप्शन मैच कर रहा है कोई, कौन सा? ए नहीं, बी मैच कर रहा है, यहां पर बी मैच कर रहा है, तो बी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ सही है, 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन एस टी इज ग्रेटर देन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू एस इंटू एस आर। तो बी ऑप्शन तो मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। अब बी ऑप्शन सही हो गया तो ए तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ए तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब रहा बात सी और डी में, तो सी और डी में कैसे कंपेयर, सी और डी में से कैसे देखेंगे कौन सा सही है? तो एक बार हम जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम लगा चुके हैं, एक बार ए एम इज ग्रेटर देन जी एम हम लगा सकते हैं, लेकिन इस बार किस पे लगाएंगे? यहां पर क्यू आर है, क्यू आर से हमें पता चल जाना चाहिए किस पे लगाना चाहिए, क्यू एस और एस आर पे। तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे यहां पर। तो यहां पर लिख सकते हैं क्यू एस प्लस एस आर बाई 2, ये क्या हो गया हमारा? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। इक्वलिटी अगेन होल्ड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि क्यू एस और एस आर बराबर नहीं है। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्यू एस प्लस एस आर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन क्यू एस इंटू एस आर। ठीक है, आगे देखेंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्यू एस इंटू एस आर को इस तरफ लाएंगे, अंडर रूट ऑफ क्यू एस इंटू एस आर को इस तरफ लाएंगे, क्या बनेगा? 1 अपॉन क्यू एस इंटू एस आर इज ग्रेटर देन 2 अपॉन क्यू एस प्लस एस आर। ठीक है, अगर यहां पर हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा? 2 अपॉन क्यू एस इंटू एस आर इज ग्रेटर देन 4 अपॉन क्यू एस प्लस एस आर। क्यू एस प्लस एस आर क्या है हमारा? क्यू आर ही तो है, तो डायरेक्ट क्यू आर लिख देते हैं, यहां पर क्यू आर ही तो है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 2 अपॉन क्यू एस इंटू एस आर। ये कहीं पे हमने देखा है, कहां पर? यहां पर देखा है, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू एस इंटू एस आर। ये किससे बड़ा यहां पर आया है हमारा? 4 अपॉन क्यू आर से, 4 अपॉन क्यू आर से, 4 अपॉन क्यू आर से। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन एस टी इज ग्रेटर देन 4 अपॉन क्यू आर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब डी करेक्ट है तो सी तो इनकरेक्ट होगा ही। तो फाइनल हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी और डी। फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा था जेई 2008 में, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते थे। एग्जाम में इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। इनइक्वालिटी देख के आपको दिमाग में आना चाहिए। दूसरा बात ये कि ये लगाएंगे किस पे? ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम में। सबसे पहले यहां पर जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम लगाएंगे, किस पे? पी एस और एस टी पे। तो वहां से आपका बी ऑप्शन मिल जाएगा। फिर अगेन ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे, किस पे? क्यू एस और एस आर पे। तो वहां से आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है? सपोज 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर a1 a2 a3 a4 आर इन जीपी। a1 a2 a3 a4 हमारा किसमें है? जीपी में। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे? b1 इक्वल टू a1, यहां पर लिख लेंगे क्या बोल रहा है? b1 इक्वल टू a1। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है यहां पर? b2 इक्वल टू b1 प्लस a2, वो भी लिख लेंगे, b2 इक्वल टू b1 प्लस a2। और b1 खुद क्या है हमारा? a1, तो a1 प्लस a2। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे? b3 इक्वल टू b2 प्लस a3, b3 इक्वल टू b2 प्लस a3। और b2 हमारा क्या है? a1 प्लस a2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? a1 प्लस a2 प्लस a3। अगेन b4 का अगर बात करें तो b4 हमारा क्या है? b3 प्लस a4। और b3 खुद हमारा क्या है? a1 प्लस a2 प्लस a3। तो b4 क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे? द नंबर b1 b2 b3 b4 आर नाइदर इन AP नॉर इन GP। बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे b1 b2 b3 है क्या हमारा। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि b1 हमारा क्या है? a1, b2 हमारा क्या है? a1 प्लस a2, b3 हमारा क्या है? a1 प्लस a2 प्लस a3, और b4 हमारा क्या है? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। और a1 a2 a3 a4 हमारा खुद क्या था? एक GP ही तो था। तो यहाँ पे
यहाँ पे b1 b2 b3 हमारा क्या है, सम ऑफ जीपी। b1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। b2 क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स। b3 क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स। b4 क्या है, सम ऑफ 4 टर्म्स। और हमें जीपी का सम मालूम है। जीपी का सम हमारा क्या होता है, अगर पहला टर्म हमारा a है तो a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जीपी का सम हमें मालूम है। जीपी का सम क्या होता है, a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आगे देखेंगे यहां पर क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में, द नंबर b1 b2 b3 आर नाइदर इन एपी नॉर इन जीपी। हाँ सही बात है, जीपी का टर्म अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा, a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। किसी भी हाल से ये नहीं ये एपी दिखता है, नहीं ये जीपी दिखता है। एपी का टर्म हमारा कैसा होता है, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी के फॉर्म में। जीपी का टर्म हमारा कैसा होता है, a टाइम्स आर टू द पावर n माइनस 1। नहीं ये एपी के फॉर्म में है, ना ये जीपी के फॉर्म में है। और स्टेटमेंट 1 यही बोल रहा है कि ना ही ये एपी है ना ही ये जीपी है, तो सही बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 हमारा ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखेंगे। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा था, नंबर b1 b2 b3 b4 आर इन एचपी। नहीं, b1 b2 b3 b4 अगर यहां पर हम देखें तो bn यहां पर क्या है, एचपी का टर्म भी नहीं। एचपी का टर्म हमारा कैसा होता है, 1 अपॉन a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी के फॉर्म में होता है, और वो इस फॉर्म में भी नहीं है। तो यहां पर बोल रहा है लेकिन एचपी में, मतलब ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये तो झूठ बोल रहा है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये बोलता कि एचपी भी नहीं है तब ये ट्रू हो जाता, सही बोल रहा होता। लेकिन ये बोल रहा है एचपी है, एचपी थोड़ी है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एचपी का टर्म भी नहीं है। एचपी का टर्म हमारा कैसा होता है, 1 अपॉन a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज सी एन स्क्वायर, then the sum of squares of these n terms is। फर्स्ट n terms, ठीक है, फर्स्ट n terms का सम क्या होता है एपी का, n by 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। और ये कितना बोल रहा है, सी एन स्क्वायर। यहां पर दिया हुआ है ना सी एन स्क्वायर, कितना बोल रहा है हमारा, सी एन स्क्वायर। अगर यहां पर हम बोथ साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करें एन स्क्वायर और एन का, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा, a माइनस डी बाई 2 टाइम्स ऑफ n प्लस डी बाई 2 टाइम्स एन स्क्वायर, और इधर क्या है, सी एन स्क्वायर। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो a माइनस डी बाई 2 तो हमारा ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, और डी बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, सी एन, सॉरी सी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, d बाई 2 इक्वल टू सी, मतलब d का वैल्यू 2c, d का वैल्यू 2c। नंबर 2, a माइनस डी बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, d बाई 2, और d खुद क्या है हमारा, यहां पर लिख लेंगे a माइनस डी बाई 2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, d बाई 2, और d खुद 2c है, तो 2c अपॉन 2c। तो a का वैल्यू हमारा आ गया c और d का वैल्यू क्या आ गया 2c। तो यहां पर अगर टर्म का बात करें, ap का टर्म हमारा क्या बन जाएगा, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो यहां से आ जाएगा c प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2c। अगर c कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा अंदर में, 1 प्लस 2 टाइम्स एन माइनस 1। क्या हो गया हमारा ये c, और अंदर में क्या बनेगा 2n माइनस 1। आगे क्या बोल रहा है हमसे यहां पर, ये हमारा किसका टर्म हो गया, एपी का, ये हमारा किसका टर्म हो गया, एपी का। आगे क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस एंड टर्म्स इज, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा ऑफ टीएन स्क्वायर। एपी का टर्म का स्क्वायर का सम हमसे पूछ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा सिग्मा ऑफ सी 2n माइनस 1 और इस ओवरऑल का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर तो बाहर ही निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, सिग्मा ऑफ 2n माइनस 1 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा हमारा, 4n स्क्वायर प्लस 1
माइनस 4n, तो ये हमारा बन जाएगा सी स्क्वायर सिग्मा ऑफ 4n स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर का सिग्मा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, और 1 का सिग्मा क्या हो जाएगा हमारा, n ही हो जाएगा, माइनस 4 n का सिग्मा क्या हो जाएगा हमारा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। आगे देखेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर बाहर ही है, अगर हम यहां पर n बाहर निकाल ले सब में, n/6 सब में कॉमन ले ले इन सभी में से, तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास 4 टाइम्स n प्लस वन 2n प्लस वन प्लस 6 माइनस 12 टाइम्स n प्लस वन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एन सी स्क्वायर बाई 6, और अंदर में क्या बनेगा हमारे पास, यहां पर 8n स्क्वायर, n स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, और n कितना आएगा हमारे पास 12n, इधर माइनस 12n, तो n तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, इधर से 4 मिलेगा, इधर से 6, 4 6 10, 10 माइनस 12 माइनस 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा एन सी स्क्वायर बाई 6 टाइम्स 8n स्क्वायर माइनस 2। यहां पे अगर 2 कॉमन ले लिए तो ये हमारा बन जाएगा एन सी स्क्वायर बाई 3 4n स्क्वायर माइनस 1। 2 बाहर ले लेंगे तो वो 3 टाइम्स से कैंसिल कर देगा ना 6 को, तो हमारा फाइनल क्या हो गया, एन सी स्क्वायर बाई 3 टाइम्स 4n स्क्वायर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू a11 बी रियल नंबर सेटिस्फाइंग a1 इक्वल टू 15, ठीक है, 27 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ak इक्वल टू 2 टाइम्स ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2, इसे लिख लेंगे पहले। यहां पर क्या बोल रहा है, ak इक्वल टू 2 टाइम्स ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2। अगर यहां पर हम एक ak माइनस 1 उस तरफ भेजे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ak माइनस ak माइनस 1 इक्वल टू ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2। यहां पर अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये लिखा हुआ क्या है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस, और दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमारा बराबर हो रहा है। ऐसा कब होता है, जब AP होता है। ऐसा कब होता है, जब AP होता है, मतलब A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A11, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A11 हमारा किस में है, AP में है। वो कहां से पता चला, यहां से। वो कहां से पता चला, यहां से। आगे देखेंगे, और पहला टर्म भी दिया हुआ है 15, A1 का वैल्यू भी दिया हुआ है 15। आगे देखेंगे, और क्या बोल रहा है यहां पर, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू A11 का स्क्वायर अपॉन 11 इक्वल टू 19। मतलब यहां पर सबसे पहले AP का टर्म लिख लेंगे। AP का टर्म हमारा क्या हो जाएगा, अगर TN का बात करें तो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 15 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। D अभी हमें नहीं पता है तो D रहने देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 15 माइनस D प्लस एंड डी, 15 माइनस डी प्लस एंड डी। आगे देखेंगे, यहां पर हमें और क्या दिया हुआ है, सिग्मा ऑफ Tn का स्क्वायर अपॉन 11 इक्वल टू 90। ये यहां पर गिवन है, यहां पर ये यहां पर दिया हुआ है हमें। तो यहां से देखते हैं क्या मिलता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ Tn स्क्वायर मतलब सिग्मा ऑफ 15 माइनस डी प्लस एन डी का स्क्वायर अपॉन 11 इंटू अपॉन 11 इक्वल टू 90। 11 को उस तरफ भेज देते हैं, बार बार नीचे में लिखने में ठीक नहीं लगेगा, इसलिए उस तरफ ही भेज देते हैं। 11 इंटू 90 इक्वल टू 11 इंटू 90। आगे देखेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ 15 माइनस डी प्लस एन डी का स्क्वायर मतलब सिग्मा ऑफ 15 माइनस डी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 15 माइनस डी और एक और डी है
टाइम्स ऑफ n, ठीक है। इसका सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या है 11 इंटू 90। इसका सिग्मा को अब ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ 15 माइनस डी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ये 15 माइनस डी का स्क्वायर और सिग्मा के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा n, और n खुद क्या है हमारा, ये कहाँ से कहाँ तक था n का वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक। यहाँ पर अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 से लेकर के 11 तक है। तो यहाँ पर n के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 11। ये तो हमारा 15 माइनस डी का होल स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट ही ना है, तो कांस्टेंट का सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, अगर 15 माइनस डी का होल स्क्वायर को बाहर ले तो कांस्टेंट का सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 1 का सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा n। तो यहाँ और यहाँ पर n क्या है हमारा 11, तो ये हो जाएगा 15 माइनस डी का स्क्वायर इंटू 11 प्लस डी स्क्वायर को बाहर ले लिया, एन स्क्वायर का सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और n यहाँ पर खुद क्या है 11, तो क्या बन जाएगा 11 इंटू 11 प्लस 1 12 इंटू 2n प्लस 1, मतलब 2 टाइम्स 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 23 अपॉन 6। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे 2 टाइम्स 15 माइनस डी और एक और डी है, और n का सिग्मा क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और n खुद क्या है हमारा 11, तो 11 इंटू 11 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या है हमारा 11 इंटू 90। यहाँ पर 11 एक 11 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, क्या बचेगा हमारे पास, अगर डी स्क्वायर वाला टर्म देखे तो यहाँ से एक डी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से ये 2 टाइम से ये भी कैंसिल, और ये 2 ये भी कैंसिल हो जा रहा है हमारा, तो एक डी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, और 46 टाइम डी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, और तो टोटल कितना हो गया 46 प्लस 1 47, और इधर से माइनस 12 डी स्क्वायर मतलब 35 डी स्क्वायर। टोटल डी स्क्वायर हमारा कितना हो गया 35 डी स्क्वायर। अब डी वाला देखेंगे डी हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ से माइनस 30 डी और यहाँ से माइनस 2, यहाँ से डी हमें मिलेगा 180, 15 इंटू 12 180 हो जाएगा, 180 टाइम्स ऑफ डी, तो यहाँ से माइनस 30 डी और वहाँ से 180 टाइम्स ऑफ डी, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा हो जाएगा 150 टाइम्स ऑफ डी, और कांस्टेंट 225 इधर हो जाएगा 225, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 35 डी स्क्वायर प्लस 150 टाइम्स ऑफ डी, और 225 में से 90 गया तो हमारा कितना हो जाएगा 135 इक्वल टू 0। आगे देखेंगे, अगर 5 से डिवाइड कर दिया है तरफ तो ये हमारा बन जाएगा 7 डी स्क्वायर प्लस 30 डी प्लस 27 इक्वल टू 0 प्लस 27 इक्वल टू 0। यहां से इसे 30 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 21 डी प्लस 9 डी, तो यहां से अगर हम 7 डी कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा डी प्लस 3, और यहां पर अगर 9 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा डी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 डी प्लस 9 प्लस डी प्लस 3, 7 डी प्लस 9 टाइम्स डी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा डी का वैल्यू यहां से आ जाएगा डी इक्वल टू -9/7 और -3, डी इक्वल टू -9/7 और -3, और यहां पर कुछ दिया हुआ था 27 टाइम्स 27 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a2 इज ग्रेटर देन 0। एक स्लाइड ऐड करेंगे यहां पर, हाँ यहां तक आ गया हमारे पास क्या है माइनस डी इक्वल टू -9/7 और -3। तो यहां पर हम देख सकते हैं 27 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a2 इज ग्रेटर देन 0 है। तो अगर d हमारा, d का पहले 2 वैल्यू आया था, कौन सा लिख लेते हैं यहां पर,
-9/7 और -3। A2 का वैल्यू का अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा A1 प्लस डी, और A1 खुद क्या है 15, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस डी। अगर यहां पर हम डी का वैल्यू रखें, कौन कौन सा रख सकते हैं, -9/7 और -3, तो यहां पर हमारा A2 का दो वैल्यू निकल के आएगा, 15 -9/7 और दूसरा 15 -3, 15 -3, तो डी का हमारा दो वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब यहां पर रखकर चेक करें कौन कौन सा इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 27 -2 टाइम्स ऑफ A2 की जगह पे क्या रखेंगे 15 -9/7 रखेंगे, देखते हैं ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 27 -2 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा 30 -30 और प्लस 18/7 ना आ रहा है हमारा, ये हो जाएगा -3 + 18/7 ना, ये तो निगेटिव आ रहा है, तो हमारा ये रिजेक्ट हो जाएगा, और रहा बात -3 का, तो -3 से भी चेक कर लेते हैं। 27 -2 टाइम्स -3, तो ये हमारा क्या हो गया -3, सॉरी यहाँ पर 15 माइनस था, 15 -3, तो 15 -3 हमारा क्या हो गया 12 × -2 -24, तो ये हो गया 27 -24, हाँ पॉजिटिव है, तो ये ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा -3 में कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा डी का वैल्यू आ चुका है क्या -3, और ए का वैल्यू क्या था, मतलब फर्स्ट टर्म 15, पूछा गया है हमसे सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 11, तो सम हमारा क्या होता है, एक एपी का सम हमारा क्या होता है n/2, और n कितना है 11, तो 11/2 हमसे क्या पूछा है सम बाय 11, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिख देंगे 11/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए के जगह पे क्या रखेंगे 15 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी, n के जगह पे अगेन हम क्या रखेंगे 11 -1 टाइम्स ऑफ डी की जगह पे क्या रखेंगे -3, और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 11 भी है, याद रखिएगा s/11 हमसे पूछा है ना, सम डिवाइडेड बाय 11 पूछा है, तो ये 11 से 11 तो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 से गया, और 11 - 1 मतलब 10, ये 5 टाइम्स से, तो ये हमारा कितना बन गया 15 -15 इक्वल टू 0, इतना मेहनत 0 के लिए, मतलब ये आंसर तो सही है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या है 0, मतलब इतना सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, 0 भी तो एक आंसर ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर a⁻⁻5 a⁻⁻4 + 3 टाइम्स a⁻3 1 a⁸ एंड a⁻10 विथ a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर मतलब नंबर हमारा पॉजिटिव है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेंगे। मिनिमम नंबर के लिए हम क्या करते थे, इसे हम लिख देंगे, इसका सम का मिनिमम बोल रहा है, तो इसका सम पहले लिख देंगे, क्या बन जाएगा a⁻5 + a⁻4, और a⁻3 को 3 टाइम्स a⁻3, तो इसे हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। और ऐसा क्यों ब्रेक कर रहे हैं देखेंगे आगे। +1 + a⁸ प्लस a⁻10, इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, वहां से हमें सॉल्व करने में आसानी होगा, तो यहां पे लगा सकते हैं am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। टोटल कितना नंबर है 3 3 6 2 8, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। इन सभी का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये ओवरऑल इन सभी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा 1। क्यों देखेंगे यहां पर ए का निगेटिव पावर कितना है 5 4 9 3 12 3 15 3 18, ए का निगेटिव पावर हमारा कितना है 18, और ए का पॉजिटिव पावर भी हमारा कितना है 18। निगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर मिलके बैलेंस हो जाएगा, मतलब a⁻18 प्लस 18 हमारा क्या हो जाएगा a का पावर 0 मतलब 1, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा 1/8। तो यहां से हमें ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये समझ जाएगा कि ये सम है हमारा।
तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, अगर 8 को उस तरफ भेजेंगे तो 8 टाइम्स 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आएगा, अगर इसका मिनिमम वैल्यू का बात करें, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू का बात करें तो इसका मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आएगा, यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका वैल्यू हमारा 8 या 8 से बड़ा होगा, इसका वैल्यू 8 या 8 से बड़ा होगा, तो मिनिमम हमारा क्या आ सकता है 8। तो अगर मिनिमम का बात करें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 8, मतलब a टू द पावर -5 प्लस a टू द पावर -4 प्लस 3 टाइम्स a टू द पावर -3 प्लस 1 प्लस a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो मिनिमम हमारा क्या आ जाएगा 8, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देने वाला एक बात ये भी है कि इसे हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है, क्यों देखेंगे। यहां पर इक्वलिटी कब होल्ड करता है हमारा, जब नंबर आपस में बराबर हो। इक्वलिटी कब होल्ड करता है हमारा, नंबर आपस में बराबर हो। तो यहां पर आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि a का किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम आएगा, a का किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम आएगा। तो इक्वलिटी कब होल्ड करता है, यहां पर मिनिमम क्या है 8, तो 8 कब आएगा यहां पर, जब नंबर आपस में बराबर हो, नंबर आपस में बराबर हो, मतलब a टू द पावर -4 इक्वल टू a टू द पावर -4 सॉरी a टू द पावर -5 इक्वल टू a टू द पावर -4 इक्वल टू a टू द पावर -3 इक्वल टू 1 इक्वल टू a टू द पावर 8 इक्वल टू a टू द पावर 10। ऐसा कब पॉसिबल है, जब a इक्वल टू 1 हो, a इक्वल टू 1 हो। तो यहां पर आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि a का किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम देगा, तो a का किस वैल्यू के लिए मिनिमम देगा, a इक्वल टू 1। तो इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम m इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, और a का किस वैल्यू के लिए यहां पर ये मिनिमम देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आसान है सॉल्व करना। ये पूछा था जेई 2011 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अच्छा था, 4 नंबर बहुत मैटर करता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, let a1 a2 a3 and so on up to a11 and so on up to a100 be an arithmetic progression। ठीक है, ये किस में है हमारा, AP में है। आगे देखेंगे विथ a1 इक्वल टू 3, मतलब फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एंड SP इक्वल टू सिग्मा ऑफ AI, मतलब सम ऑफ p टर्म्स बोल रहा है। यहाँ पर I1 से लेकर के p तक है, तो मतलब सम ऑफ p टर्म्स बोल रहा है। आगे देखें आगे क्या बोल रहा है, p का वैल्यू 1 से 100 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For any integer n with n is greater than equal to 1 and less than equal to 20। ठीक है, n का वैल्यू 1 से 20 तक है। आगे देखेंगे let m equal to 5n। ठीक है, sm upon sn does not depend on n then a2 is। यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि sm upon sn n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले sm लिख लेंगे। sm हमारा क्या हो जाएगा, m/2 टाइम्स 2a प्लस m-1 टाइम्स ऑफ d, और Sn हमारा क्या हो जाएगा, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। Sm अपॉन Sn हम लिख दिए, और यहां पर क्या बोल रहा है कि m इक्वल टू 5n है, m इक्वल टू 5n है, तो जहां जहां m है वहां पर 5n रख दीजिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5n टाइम्स 2a प्लस 5n-1 टाइम्स ऑफ d, और डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। आगे देखेंगे, यहां पर देख सकते हैं कि ये n कैंसिल, यहां पर n/2 था, तो n/2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 5 टाइम्स, और अंदर में क्या बनेगा 2a माइनस d और 5nd। ठीक है, और नीचे में क्या बनेगा हमारे पास 2a माइनस d प्लस nd, 2a माइनस d प्लस nd। अब यहां पर हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो है वो n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि ये n पर डिपेंड नहीं करे, तो यहां पर हम देख सकते हैं 2 पॉसिबिलिटी है। पहला, n के साथ जो है वो 0 हो जाए, मतलब d 0 हो जाए। पहला क्या हो जाएगा हमारा, नंबर 1 d ही 0 हो जाए, क्योंकि अगर d 0 हो गया तो n पर तो डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, अगर 2a माइनस d, यहां पर लिखेगा 2a माइनस डी अगर हमारा 0 हो जाता है तब भी n पर डिपेंड नहीं होगा। कैसे, अगर 2a माइनस डी हमारा 0 हो गया तो ऊपर में क्या बचेगा हमारा 5 टाइम्स 5nd, और नीचे में क्या बचेगा nd, तो n तो कैंसिल ही हो गया ना, तो n पे अभी भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो d 0 हो जाए या फिर 2a माइनस डी इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब
डी इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा हमारा, डी इक्वल टू, इधर ही लिख लेंगे, बहुत जगह है अपने पास, डी इक्वल टू 2a, और a खुद क्या था हमारा 3, मतलब d इक्वल टू 6, और दूसरा d इक्वल टू 0। हमसे पूछा क्या है, a2 का वैल्यू, तो a2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a1 प्लस डी, तो यहां से दो वैल्यू निकल के आएगा, a1 खुद क्या था हमारा 3, मतलब 3 प्लस डी, और d खुद क्या आया हमारा 0 और 6, तो a2 का दो वैल्यू निकल के आएगा, 3 प्लस डी मतलब 3 प्लस 0 3, और 3 प्लस 6 9। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 3 एंड 9, 3 एंड 9। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन बी इन HP, ठीक है। और HP का टर्म हमें मालूम है किस तरह का होता है, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, एंड सो ऑन अप टू 1/a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n है तो। और यहां पर क्या बोल रहा है, विथ a1 इक्वल टू 5, मतलब 1/a इक्वल टू 5, तो यहां से a का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा क्या, 1/5, a का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 1/5। आगे देखेंगे, एंड क्या बोल रहा है, a20 इक्वल टू 25, a20 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 25, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2, a20 मतलब 1/1 a प्लस 19d का वैल्यू हमें दिया हुआ है 25, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा a प्लस 19d इक्वल टू 1/25, और a का वैल्यू हमारा आ चुका है 1/5, तो यहां से d का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा क्या, d हमारा क्या आ जाएगा 1/25 माइनस a, और a खुद क्या आया हमारा 1/5, तो ये हमारा d का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/25 माइनस 1/5 अपॉन 19 लिख लेंगे अच्छे से इसे। तो ये हमारा बन जाएगा, अगर 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दे, इसे 5 से, तो ये हमारा बन जाएगा -4/25 इंटू 19 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा d का वैल्यू। हमसे पूछा क्या है, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच an इज लेस देन 0, फॉर विच an इज लेस देन 0, मतलब हमें वो n का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए पहली बार निगेटिव हुआ होगा, इसका टर्म पहली बार निगेटिव हुआ होगा। तो इसका टर्म हमारा क्या है, 1/a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ये कैसा बोल रहा है, लेस देन 0, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d लेस देन 0। तो यहां से देखते हैं n का क्या क्या वैल्यू आता है, तो यहां से आ जाएगा हमारा a खुद क्या है हमारा 1/5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d हमारा क्या आया था -4/25 इंटू 19, तो ये हमारा बोल रहा है लेस देन 0, ये बोल रहा है लेस देन 0। तो यहां से देखते हैं n का कौन सा वैल्यू आ रहा है, उसमें से देख लेंगे लिस्ट क्या है। लिस्ट कहने का क्या मतलब कि पहली बार ये कब निगेटिव हुआ होगा, ये HP पहली बार कब निगेटिव हुआ होगा, तो आगे देखेंगे यहाँ पर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अगर इसे हम उस तरफ भेजें तो ये हमारा बन जाएगा 4/25 इंटू 19 टाइम्स n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1/5, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 को इस तरफ रहने देते हैं और बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हमारा बनेगा 25 इंटू 19, और नीचे में क्या आ जाएगा 4 इंटू 5, तो यहां से हमारा n का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या, ग्रेटर देन 25 इंटू 19 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 से 5 टाइम्स में गया, और ये क्या बनेगा 19 इंटू 5 95 अपॉन 4, 95 अपॉन 4 कितना हो जाएगा हमारा 23 पॉइंट समथिंग, और प्लस 1 है, तो ये n हमारा क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 24 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग, ये खुद हमारा 95/4 क्या हो जाता 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग, और उसमें प्लस 1 मतलब 24 पॉइंट समथिंग, तो n 24 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, तो n का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है 25, n क्या क्या हो सकता है 25 26 27 एंड सो ऑन। पहली बार लेकिन कब निगेटिव होगा, n इक्वल टू 25 पे, तो इसका 25th टर्म हमारा निगेटिव होगा, और उसके बाद तो निगेटिव चला ही जाएगा, तो पहला टर्म कौन सा हमारा निगेटिव होगा 25, तो लिस्ट वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 25। तो यहां से
n का अगर बात करें, जो वैल्यू पूछ रहा है लिस्ट वैल्यू, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 25 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर इसका वैल्यू क्या होगा, जहां पर इसका आंसर क्या होगा हमारा डी, फाइनल आंसर क्या होगा हमारा डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, एस एन इक्वल टू सिग्मा ऑफ 4n, सिग्मा ऑफ के इक्वल टू 1 से लेकर के 4n। इस तरह का क्वेश्चन देख करके तो बहुत सारे बच्चे छोड़ ही देंगे। एक तो सिग्मा के पे ऊपर -1 का पावर समथिंग समथिंग, और ऊपर से के कहाँ तक जा रहा है 4n तक जा रहा है, तो ज्यादातर चांस है कि देख के कुछ लोग तो छोड़ ही देंगे। थोड़ा सा डरावना जैसा दिख रहा है लेकिन ये है नहीं। इसे ऐसा करते हैं हम, पूछा क्या है यहाँ पर, देन एस एन कैन टेक वैल्यूज, एस एन कैन टेक वैल्यूज। इसे थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, शायद कुछ समझ में आए। तो एस एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 का पावर के इक्वल टू 1 रख के देखिए क्या आता है, माइनस ही आएगा, ये माइनस ही आएगा। -1 रख के देखिए ये माइनस ही आएगा, और के का वैल्यू क्या रखे है 1, तो ये -1 स्क्वायर। के की जगह 2 रख के देखिए 2 भी माइनस में ही आएगा, -1 का पावर अगेन अभी भी ऑड ही आ रहा है हमारा, तो वो भी माइनस ही बन जाएगा हमारा। तो ये क्या बन जाएगा -2 का स्क्वायर। 3 रखेंगे तो 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। 4 रखेंगे उस पर भी पॉजिटिव आ रहा है। 5 रख के देखिए के की जगह पे, तो अगेन माइनस आ रहा है। 6 में अगेन माइनस आ रहा है। अब पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगेन आगे क्या आएगा हमारा +7 स्क्वायर, +8 स्क्वायर, -9 स्क्वायर, -10 स्क्वायर। अब बोलिएगा आप कि आगे तो हम लिखते ही चले जाएंगे, अब तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, पैटर्न समझ में आ गया। 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस। आगे देखेंगे तो -10। आगे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा +11 का स्क्वायर, +12 का स्क्वायर, -13 का स्क्वायर। अब बोलिए ना कहाँ तक लिख दे, आगे तक आप लिख दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का अगर बात करें तो कहाँ तक जाएगा ये 4n टर्म्स। यहाँ पर देख सकते हैं के की जगह पे 1 से लेकर कहाँ तक रखना है 4n तक। तो टोटल अगर नंबर ऑफ टर्म्स का बात करें तो वो हमारा क्या है 4n टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ से कुछ दिख रहा है यहाँ पर इन दोनों में अगर देखें तो 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है। और हमारा कहाँ पर है, और 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगेन 9 और 11 में, 10 और 12 में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा क्या था 5 7, तो 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या था हमारा 11 और 9, 11 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, और ऐसा ये चलते चला जाएगा। प्लस अगर इसका हम लिखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, प्लस 6 का 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, और ये भी हमारा चलते चला जाएगा। और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स का बात करें तो पहला ब्रैकेट में टोटल हमारा कितना, दोनों में आधा आधा बट गया, तो पहला में 2n गया, दूसरा में 2n गया, और अगेन 2n में भी 2 का एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट वाले का टर्म का बात करें तो कितना होगा टोटल ऐसा n टर्म्स। ब्रैकेट वाला का बात करें, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वैसा कितना टर्म्स होगा n टर्म्स, और यहाँ पर भी n टर्म्स। अब यहाँ पर देखने वाला बात ये है कि ये a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा a + b a - b, और सब में a - b हमारा क्या आएगा 2, सब में a - b क्या आएगा हमारा 2, मतलब 3 - 1 2, 7 - 5 2। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सब में डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है, 11 - 9 2। सिमिलरली इधर भी अगर हम देख सकते हैं तो इधर भी a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में है, और डिफरेंस हमारा कितना है 2, 4 - 2 कितना होगा 2, 8 - 6 2, यहां पर भी 2 ही आ रहा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सब में से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये हमारा बन जाएगा। एक बार लिख ही लेते हैं, एक स्टेप ही ज़्यादा आगे होगा। तो यहाँ पर हमारा बनेगा a + b 4 और a - b 2, a + b 12, a - b 2, a + b 20, a - b 2, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 4 + 2 6, 4 - 2 2, 8 + 6 14, 8 - 6 2, एंड सो ऑन। टोटल कितना टर्म्स होगा n टर्म्स। आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगर 2 दोनों में से कॉमन ले तो 2 ओवरऑल हम बाहर ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा 4 + 12 + 20 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स।
प्लस, और इधर भी क्या बनेगा 6 प्लस 14 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये क्या बन रहा है हमारा, एक एपी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 8। ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म 6 और कॉमन डिफरेंस 8। आगे देखेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स, और ये क्या बन जाएगा n/2 टाइम्स। इसका अगर सम करें तो एपी का सम क्या होता है n/2 टाइम्स 2a, a के जगह पे क्या रखेंगे 4 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, और d के जगह पे क्या रखेंगे 8। और सिमिलरली इसका क्या बन जाएगा हमारा n/2 टाइम्स 2 इंटू 6 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d, d के जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे हम 8। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। 2 तो कैंसिल होते चला जाएगा, यहाँ पर 2 कैंसिल, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर अंदर में हमारे पास बना क्या, n भी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये क्या हो गया, अगेन आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या हो गया हमारा n हम बाहर ही निकाल लेते हैं, सही रहेगा। n बाहर निकाल सकते हैं और कुछ बाहर निकाल सकते हैं, देखेंगे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 4 इंटू 2 8 12 मतलब 20, 8 और 12 तो हमारा 20 हो जाएगा। और क्या बन रहा है हमारा 16 टाइम्स n-1, इधर 8 टाइम्स n-1, इधर भी 8 टाइम्स n-1, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 16 टाइम्स n-1। तो ये हमारा बन गया। सब में से 4 बाहर निकाले थे तो 4n बन जाएगा। और अंदर में अगर देखें तो 4n क्या बनेगा हमारा, 4 बाहर निकालिए 5 हुआ, 4n प्लस 1, 4n प्लस 1, तो ये हमारा क्या बन गया Sn हमारा क्या आ गया 4n प्लस 1, 4n टाइम्स 4n प्लस 1। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं इसे। n का वैल्यू रखते जाइए, 1 2 3 रखेंगे, देखेंगे छोटा क्वांटिटी आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाते हैं 5 6 7, 7 में भी काम नहीं बनेगा, 8 रख के देखते हैं। तो 8 रख के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कैलकुलेशन वाला पार्ट इधर देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या है 4n, n के जगह पर 8 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 32 इंटू 33, 32 इंटू 33, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 3 2 6 3 3 9 और 6 3 3 9, इधर क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा, इधर कैलकुलेट कर लेंगे 6 आ जाएगा 1056। हाँ ये क्या हो जाएगा हमारा 1056। एक ऑप्शन तो मैच कर गया, ए ऑप्शन, मतलब इसका वैल्यू 1056 हो सकता है। आगे देखेंगे दूसरा अगर बात करें, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 रख लिए, अब 9 रख के देखेंगे तो 9 रख के देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा हमारा 37, तो मतलब 36 इंटू 37 हमें कैलकुलेट करके देखना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 42, तो 2 इधर 25 हो जाएगा, और इधर 8 10, तो ये हमारा हो जाएगा 21332। हाँ 9 रखने पर भी एक ऑप्शन मैच कर गया, डी ऑप्शन। और बी और सी तो नहीं आ सकता क्योंकि 1056 के डायरेक्ट बाद हमारा क्या आ रहा है 1332, और 1088 और 1120 तो इन दोनों के बीच है, तो ये तो कभी आएगा नहीं। तो बी और डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सॉरी बी और सी हमारा गलत हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया ए और डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा था हमारा जेईई एडवांस 2013 में। अच्छा सही होने पर 4 नंबर, गलत हुआ तो -1, सही है तो सही पे 4 और गलत पे -1, ये भी ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, अ पैक कंटेन्स n कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to n, मतलब एक कार्ड का पैक है जिसपे नंबर क्या है 1 to n, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू n-1 कर देते हैं, n यहां तक है, ठीक है। नंबर इस तरह से किया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n, इस तरह से नंबर किया हुआ है कार्ड पे, ठीक है। आगे देखेंगे यहां पर क्या बोल रहा है, 2 consecutive numbered cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining card is 1 to 24. If the smaller to the number on the remove card is k. यहां पर सबसे पहले एक बात को समझिएगा, एग्जाम टाइम पे
क्वेश्चन को समझना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को समझना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें प्रेशर भी रहता है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हो सकता है कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आगे तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कार्ड का पैक है जिसपे नंबर क्या हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एन, इस तरह से नंबर किया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्ड यहां पर रिमूव किया जा रहा है, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्ड हम वहां पर से निकाल रहे हैं, और वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव कार्ड निकालने के बाद जो बचा हुआ कार्ड है उसका अगर नंबर का हम सम करें तो वो हमारा क्या आ रहा है 1 2 2 4, वो क्या आ रहा है हमारा 1 2 2 4। आगे क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जो 2 कार्ड यहां पर रिमूव किया गया है उनमें से छोटा कार्ड को अगर हम k बोल रहे हैं तो k-20 का वैल्यू बताइए, तो k-20 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें, छोटा कार्ड k है तो कार्ड कौन कौन सा हो जाएगा हमारा k और k+1, कंजिक्यूटिव कार्ड कौन सा हो जाएगा हमारा k और k+1। आगे देखेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें कि कोई कार्ड रिमूव नहीं किया जा रहा है, तो कार्ड रिमूव नहीं किया जा रहा है तब हमारा सम कितना होगा, मतलब 1 से लेकर के n तक अगर हम सम करें नंबर को तो वो हमारा कितना होगा, तो हमें पता है क्या, n इंटू n+1/2। अगर कोई कार्ड रिमूव नहीं हो रहा तो सम हमारा कितना होगा, कार्ड पर जो लिखा हुआ है उसका सम कितना होगा, n इंटू n+1/2। अब मान लेते हैं कि हम कार्ड रिमूव कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम कार्ड रिमूव कर रहे हैं, लेकिन हमें कार्ड इस तरह से रिमूव करना है, अभी भी 2 कंजिक्यूटिव कार्ड का बात हो रहा है, 2 कंजिक्यूटिव कार्ड इस तरह से रिमूव करना है कि बाकी बचा हुआ कार्ड का अगर हम सम करें तो वो हमारा मैक्सिमम आए। तो वो 2 कार्ड आप कौन सा निकालेंगे, वो 2 कार्ड आप कौन सा निकालेंगे, छोटा से छोटा निकाल दीजिए, तो बाकी का जो सम होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। तो छोटा से छोटा हम कौन सा निकाल सकते हैं, 1 और 2, छोटा से छोटा हम कौन सा निकाल सकते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 निकालने के बाद हमारा सम कितना आएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे 1 + 2, मतलब टोटल में से कितना माइनस कर देंगे 3, और टोटल हमारा कितना था n इंटू n+1/2, तो टोटल -3। ये हमारा कितना हो जाएगा मिनिमम, सॉरी ये हमारा कितना हो जाएगा मैक्सिमम। छोटा छोटा कार्ड रिमूव किए तो कार्ड रिमूव करने के बाद सम हमारा क्या होगा मैक्सिमम, तो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम, ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम। और अगर मिनिमम का बात करें तो 2 कार्ड कंजुगेटिव कार्ड रिमूव करने के बाद बाकी का सम हमारा मिनिमम कब आएगा, जब बड़ा से बड़ा 2 कार्ड रिमूव कर देंगे। और बड़ा से बड़ा 2 कार्ड कौन सा रिमूव कर सकते हैं आप, n-1 और n, 2 कंजुगेटिव कार्ड का बात हो रहा है, n-1 और n, तो n इंटू n+1/2, और 2 कार्ड रिमूव करने के बाद सम कितना हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे क्या, n प्लस, अच्छे से लिख लेंगे n-1 प्लस n, तो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम। अब 2 कार्ड रिमूव हुआ है इतना हमें पता है, और 2 कार्ड कंजुगेटिव कार्ड रिमूव होने के बाद सम कितना बोल रहा है 1 2 2 4, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये तो 1 2 2 4 वो मिनिमम से तो हमारा बड़ा ही होगा, मिनिमम से हमारा बड़ा ही होगा और मैक्सिमम से हमारा छोटा ही होगा। 1 2 2 4, यहां पे गलत लिख दिया मैंने, इसे सही कर लीजिएगा, इनइक्वालिटी से 1 2 2 4 तो बड़ा ही होगा ना मिनिमम से, तो ये बड़ा हो गया हमारा, ये मिनिमम था ना हमारा और ये मैक्सिमम था। इनइक्वालिटी साइन चेंज कर लीजिएगा, गलत लिख दिया था मैंने, मतलब ये था ना हमारा मैक्सिमम मैक्स, और ये कितना था हमारा मीन, ये कितना था हमारा मीन। तो मिनिमम से 1 2 2 4 तो बड़ा ही होगा और मैक्सिमम से 1 2 2 4 तो हमारा छोटा ही होगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये n इंटू n+1, और ये कितना हो जाएगा -6, और 2 को उस तरफ भेज रहे हैं तो ये बन जाएगा 2, कितना हो जाएगा हमारा 2448, 2448, हाँ 2448। सिमिलरली यहां पर हमारा क्या आ जाएगा n इंटू n+1 माइनस 2 टाइम्स 2n-1 इज लेस देन इक्वल टू 2448। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, पहला वाला से आ जाएगा हमारे पास, ओपन करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा n² प्लस n-6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2448, और यहां पर क्या आ जाएगा n² -3n + 2 इज लेस देन इक्वल टू 2448।
ठीक है। अगर हम यहाँ पर इससे फैक्टर बनाए तो ये हमारा बन जाएगा n+3 n-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2448। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 n-2 इज लेस देन इक्वल टू 2448। ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें n का वैल्यू निकालना है कि क्या क्या n का वैल्यू आ सकता है। अब अगर यहां से सॉल्व किए होते तो हमें एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होता और वो बहुत पेनफुल होता। दो क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी है वो सॉल्व करना पड़ता। उससे अच्छा क्या किया, हम फैक्टर बना लिए, नंबर 1 नंबर 2। अब यहां पर हिट एंड ट्रायल से चेक कर लेंगे कि क्या कौन सा वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रहा है। 1 रखेंगे, नहीं 1 का कोई फायदा नहीं। 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तब भी 2448 से बड़ा नहीं आएगा। अगर नंबर 1 का बात करें 5 6 7 8 ऐसा 50 रख के देखे क्या, 50 रख के देखते हैं, 50 रख के देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 में अगर 50 रख के देखे तो क्या बन जाएगा 53। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 53 और ये क्या बन जाएगा हमारा 48। तो ये बन जाएगा हमारा 42 और इधर आ जाएगा हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, पीला कर लेते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा इधर कर लेते हैं थोड़ा रफ वर्क, इधर कर लेते हैं, इधर आसान रहेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, रेड ही ठीक था यार, रेड ही ठीक था। ये पीला के चक्कर में रेड ही पसंद है मुझे। कहाँ गया पेन, कहाँ गया, ये देखो पीला पता भी नहीं चल रहा है कहाँ कर रहे हैं। हाँ रेड ठीक है, रेड ठीक है, ये पीला पता भी नहीं चल रहा है कर्सर किधर जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 53 और 50 - 2 48 और ऊपर कर लेते हैं। ऐसा करते हैं यार, स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं, रुक जाओ। तो यहाँ पर हाँ मिल गया। अब ठीक है, झंझट ही खत्म, बहुत जगह है अपने पास, स्लाइड ऐड कर सकते हैं, आगे आगे करते जा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ से देख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 हमारा क्या आया था, n+3 और क्या था n-2, n-2 इज ग्रेटर देन 2448। और नंबर टू क्या है हमारा n-1 और क्या है n-2, n-1 n-2 यहाँ से आ जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू 2448। हिट एंड ट्रायल से हम चेक कर रहे थे, अभी वही करेंगे। तो यहाँ पर अगर n के जगह पे 50 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 53 और n के जगह ये 50 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 48। कैलकुलेट करके देख लेते क्या आ रहा है। और कितना आ गया हमारा 2544। हाँ 50 पे सेटिस्फाई कर रहा है। 50 पे अगर यहाँ पर n की जगह 50 रख रहे हैं यहाँ पर तो कितना आ रहा है 2544। हाँ 2448 से बड़ा। अगर यहाँ पर 50 से थोड़ा सा भी कम रखेंगे तो 2448 नहीं, छोटा ही आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर से हम बोल सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। पहला बार में ही सेट हो गया। ये एक्सपीरियंस क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा तो आपको पता चलेगा क्या पुट करना है, ठीक है। और दूसरा दूसरा वाला में भी अगर 50 से ही शुरुआत करते हैं, 50 रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 49 और ये बन जाएगा हमारा 48। रख कर देखते हैं क्या आता है। 2 39 और इधर कितना आ जाएगा 2352। 2352 कितना आ गया हमारा 2352 ना 2352। ये तो नहीं हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या ना। 48 पे 39
सही है, 2352 आ रहा है, लेकिन 2352 हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, छोटा था इस बार ना, तो 2448 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे बड़ा रख कर देखते हैं अब। तो इतना तो पता चल गया कि n इक्वल टू 50 से सेटिस्फाई कर रहा है। अब 51 अगर हम रखेंगे, क्रॉस कर जाएगा, 51 क्रॉस कर जाएगा, रख के देखिएगा क्रॉस कर जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 50, n इज लेस देन इक्वल टू 50। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, n इज लेस देन इक्वल टू 50। अब नंबर 1 बोल रहा है कि n 50 या 50 से बड़ा है, नंबर 2 बोल रहा है 50 या 50 से छोटा है। ऐसा कब हो सकता है? अगर दोनों सही कब बोल सकता है? मतलब पहला बोल रहा है कि हम तो 50 या 50 से बड़ा, दूसरा बोल रहा है हम तो 50 या 50 से छोटा है, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनता है कि n हमारा 50 हो, n हमारा 50 हो, n हमारा कितना हो 50, n का 50 वैल्यू हो सकता है। आगे देखेंगे, ये कैलकुलेशन हटा लीजिएगा, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट सही नहीं है यार, कैलकुलेटर देना चाहिए एग्जाम में, शायद देता है भी है, पहले नहीं देता था, देता होगा शायद, कोई बात नहीं कैलकुलेट कर लेंगे। तो n इक्वल टू 50 आ गया यहाँ पर। आगे देखेंगे, ये 50 में 5 गंदा लग रहा है मुझे, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है 50 ठीक है कोई फर्क नहीं है ऐसे। आगे देखेंगे, तो इफ द स्मॉलर टू द नंबर ऑफ द रिमूव कार्ड इज k, देन k माइनस 20 इज, हाँ मतलब 2 कार्ड रिमूव किया गया, उनमें से स्मॉलर k है, तो टोटल ऐसे हमारा कितना था n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और उसमें से 2 कार्ड रिमूव किया, कौन सा k और k प्लस 1, k और k प्लस 1, k और k प्लस 1, और उसका सम कितना बोल रहा था 1224, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2 कार्ड हटाने के बाद सम कितना 1224। तो k का वैल्यू हमें यहाँ निकालना है कि उनमें से स्मॉलेस्ट कार्ड हमने किसे माना था k को, तो k का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। n का वैल्यू आ चुका है 50, तो 50 रखिए, 50 इंटू 50 1/2 हो जाएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा 2k प्लस 1, ऐसा करते हैं माइनस, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो क्या बन जाएगा माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 1224, 1224। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2k इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 25 इंटू 51, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 1225, तो k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 25, इधर कर ही लेते हैं कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं, आसान रहेगा। 51 इंटू 25 करिएगा, 51 25, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। इधर क्या बन जाएगा हमारा 5 25, और इधर क्या बनेगा 2, वैदिक मैथ आया तो और भी अच्छा, तुरंत देखते के साथ तुरंत हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे, बच्चों वाला मेथड। तो इधर 2 बन जाए 2, और इधर 10, कितना आ गया हमारा 5 1275, ठीक है 1275 माइनस 1225 कितना हो गया हमारा 50, कितना हो गया हमारा 50, 2k का वैल्यू 50, तो यहां से k का वैल्यू क्या आ गया हमारा 25, k का वैल्यू क्या आ गया हमारा 25। पूछा क्या है हमसे, k माइनस 20, मतलब 25 माइनस 20 क्या आ गया हमारा 5, बोल रहे सर इधर ही कर लिया, नीचे करते, कोई बात नहीं नीचे ही कर लेते हैं, क्या करना था हमें k माइनस 20, तो मतलब 25 माइनस 20 क्या है 5, इधर भी करे क्या ही फर्क पड़ता है, गंदा ही तो करना है, रफ है। तो k माइनस 25 माइनस 20 5, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 पे आप टिक लगा के आएंगे, आंख मूंद के टिक लगा के आएंगे, जैसे टिक लगाना हो लगा के आएंगे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, 5 पे ही आपका कर्सर जाना चाहिए। अब तो ऑनलाइन होता है, तो 5 पे ही आप माउस से क्लिक करेंगे, जो भी करना हो, जैसे ही मार्क करना हो वैसे ही करेंगे। पहले तो ऑफलाइन होता था, जब क्वेश्चन पूछा था तब तो ऑफलाइन ही होता था, ऑनलाइन पता नहीं, ऑनलाइन शायद होगा भी तो ऑप्शनल में होगा, लेकिन ज़्यादातर पेपर तो ऑफलाइन ही होता था। तो ये तो हमारा जब पूछा गया था तब तो ऑफलाइन में हो रहा था, और अब तो आप ऑनलाइन एग्जाम का तैयारी करेंगे, अब तो कंप्यूटर पे ही होता है, तो कर्सर से ही टिक लगा दीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, देखेंगे यहाँ पर, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाई ए इज एन इंटीजर। आगे क्या बोल रहा है, ए बी सी आर इन जीपी, सही है, ये मतलब जीपीए क्वेश्चन है, एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस 2। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि ए बी सी हमारा जीपी में है,
तो इसे हम मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, 3 ही है ना, तो ए आर स्क्वायर तक ही जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बी बाई ए इज एन इंटीजर, मतलब ए आर अपॉन ए क्या है हमारा, इंटीजर, क्या है हमारा, इंटीजर। तो ए कैंसिल, मतलब बोलना चाह रहा है कि आर हमारा इंटीजर है, मतलब कॉमन रेशियो हमारा इस जीपी का इंटीजर है, यहां पर ये बोलना चाह रहा है। आगे देखेंगे कुछ शायद उसका मतलब बनता होगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा, और क्या बोल रहा है, ए बी सी का, ए बी और सी का अर्थमेटिक मीन क्या है, बी प्लस 2, मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर बाई 3 हमारा क्या है, बी प्लस 2, बी हमारा क्या है, ए आर, मतलब ए आर प्लस 2, ये बोल रहा है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर ए आर स्क्वायर और क्या आएगा, -2 ए आर प्लस ए -2 इक्वल टू 0। ये तो आर में क्वाड्रेटिक ही बन गया, ये 0 छुप गया, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इक्वल टू 0, लाल पे लाल मिल गया, इधर तो लाल पे लाल मिल गया, कोई बात नहीं, इधर आर में हमारा क्वाड्रेटिक आ चुका है। तो इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक हमें आता है। अच्छा, कुछ लोग आर ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग आर ऐसे लिखते हैं, और कुछ महापुरुष ऐसे ही। तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर क्या है, इन दोनों में तो फिर भी अंतर समझ में आता है, ये 2 और ये 3 में, ये बगल वाला में तो अंतर समझ में आ रहा है क्या, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, और कोई भी अंतर नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। फिलहाल इंग्लिश में अगर बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, और इन दोनों में अंतर क्या है, बस लिखने का तरीका ये है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों सही है, जैसे आपको मन वैसे लिखिए, जैसे मन को शांति मिले वैसे लिखिए। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है, हमें निकालना था, क्या निकालना था, आर का वैल्यू, इसको आईटी से हमें आर का वैल्यू निकालना आता है। आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या बन जाएगा हमारा, 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 2a का स्क्वायर -4 a -2, ये रूट लगा हुआ है, और नीचे में क्या हो जाएगा 2a, तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 2a प्लस माइनस अंडर में क्या बनेगा 4a स्क्वायर कैंसिल, क्या बना हमारे पास, क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारा बन जाएगा, ये तो था 4a स्क्वायर और 4ac, तो ये 4a स्क्वायर कैंसिल, 8a बन गया हमारे पास। आगे देखेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा 2a, तो ये हमारा बन जाएगा 2a प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या, ये 3a स्क्वायर -2a स्क्वायर, अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है बट शायद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद अटके क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो ये 2a से अगर डिवाइड कर दे तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8a, और नीचे में क्या आएगा 2a इंटू 2a, मतलब 4a भी था ना, हाँ 4a स्क्वायर माइनस 8a, हाँ 4a स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एक a से एक a कैंसिल, ये क्या बन जाएगा 2a, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, कितना बन गया हमारा 2a अपॉन ए, 2 अपॉन ए, बोला था ना मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई बात नहीं, कहाँ पे हुआ है चेक कर लेंगे। a प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन 3 सही है, यहाँ पर ए आर प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक में हुआ है लगता, मुझे लग रहा था कैलकुलेशन फंसेगा, ए आर स्क्वायर, यहाँ पर ए आर -3ar सही है, -2ar सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। और इधर से ए, हाँ यहाँ पर देखे, मुझे लग रहा था ना, मुझे लग रहा था, अंदर से आवाज़ आ जाता है ये सब तो बकवास बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया है, आगे चल के पता होने वाला था कि आर का कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पर a-6, कैलकुलेशन मिस्टेक का भी ध्यान रखना है, फंसा सकता है आपको एग्जाम में। तो a-6 इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख लेंगे a-6 इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ a-2 था वहाँ 6 कर लेंगे, जहाँ हाँ
फिर से गलती नहीं कर देना, नहीं तो सारा बेकार हो जाएगा। तो a माइनस 6, तो ये हमारा 4a² और ये 24, ये इरेज ही कर लेते हैं, 24 टाइम्स a, ठीक है। तो यहाँ पर ये इरेज ही कर लेंगे इसे, इसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, √24a अपॉन 4a², तो ये 6 टाइम्स से कैंसिल, एक a से एक a गया, तो ये हमारा फाइनली क्या बना, 1 प्लस माइनस √6 अपॉन a, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक पे भी ध्यान देना है। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 1 प्लस माइनस √6 अपॉन a। अब r यहां पर हमारा कैसा बोल रहा है, इंटीजर। r कैसा बोल रहा है, इंटीजर। तो ये कब पॉसिबल है, एक चीज और ध्यान दीजिए कि ABC हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ABC खुद हमारा इंटीजर है, कॉमन रेशियो भी इंटीजर है, और a क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, a भी हमारा इंटीजर। तो a का वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो a का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे तक जहां तक आपका मन है। लेकिन अगर a के जगह पे आप 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा √6, फिर r हमारा इंटीजर नहीं रह जाएगा। 2 रखेंगे तब भी वो रूट नहीं हटेगा, 3 पे भी नहीं हटेगा, 4 पे भी नहीं हटेगा, 5 पे भी नहीं हटेगा, 6 पे हट जाएगा। a = 6 रखिए, तो a = 6 पे ये हमारा क्या बन जाएगा, देखेंगे यहाँ पर a = 6 पे r का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √6 अपॉन 6, मतलब 1 प्लस माइनस 1, यहाँ पे इंटीजर बन जाएगा। आगे बाद में देखेंगे क्या आ रहा है। और 6 के बाद आप 7 रखेंगे, रूट नहीं हटेगा। उसके बाद आप कुछ भी रख दीजिए, रूट हटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ a का एक ही पॉसिबल वैल्यू दिख रहा है 6, जिसके लिए r हमारा क्या आएगा, 1 प्लस माइनस ऑफ 1, मतलब 2। मतलब यहाँ से r का वैल्यू हमारा क्या आ गया, अच्छे से लिख लेंगे इसे। यहाँ से r का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2 और 1 माइनस 1 0, 0 नहीं हो सकता। r का वैल्यू 0 कैसे होगा, r का वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा यहाँ पर r का वैल्यू 0 ही नहीं हो सकता है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है यहाँ पर। r का वैल्यू ऐसे भी 0 ही हो गया, तो ये सारा का सारा हमारा बेकार हो जाएगा, सब 0 हो गया, a को छोड़ के सब 0, फिर GP कहाँ से रहेगा, ये तो बकवास बात है, इसे काट दीजिएगा। r का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, तो r का वैल्यू कौन सा हो सकता है हमारा 2, r का वैल्यू 2 आ चुका है। पूछा क्या है हमसे, a² प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे तो r का वैल्यू सिर्फ वेरीफाई करने के लिए था कि a का वैल्यू सही है कि नहीं, क्योंकि r का वैल्यू से तो कोई लेना ही देना ही नहीं है, a का वैल्यू फर्स्ट टर्म से ही सारा लेना देना है, और a = 6 तो हमारा आ ही चुका था, तो r का वैल्यू ऐसे भी 0 बकवास बात है। यहाँ पर देखेंगे a = 6 आ चुका है। पूछा क्या, a² प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1, ठीक है। आगे देखेंगे a के जगह पे क्या रखेंगे, 6, तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1, इधर ऊपर क्या बनेगा, 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 7, 36 प्लस 6 42, 42 माइनस 14 28, तो ऊपर 28 नीचे 7 = 4। क्या हमारा फाइनल आंसर हो गया 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इज 4। तो 4 पे आप अपना माउस ले जाएंगे, टिक करेंगे। अगर अभी ये सवाल आया तो पहले तो वो रंग रंग के करना पड़ता था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर, ये आंसर लिखने में अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एग्जाम में ये सब बकवास चीज नहीं करिएगा कि रंगने में अच्छा लग रहा है, ये करने में अच्छा। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे सारा का सारा खेल आपका टाइम का होता है, मतलब 3 घंटा जो भी आपका जो टाइम लिमिट सेट होता है उसी के अंदर आपको सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, मतलब जो आपसे बन रहा है वो करना जरूरी है। सबको टॉप ही थोड़ी करना है यार, और कोई फायदा नहीं है सारा अटेम्प्ट करके आगे नेगेटिव हो गया। सिलेक्टेड क्वेश्चन पहले करिए, फिर टाइम बचता है तो जो आपको मन है वो करिए, जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस उसी को करिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं और उसी में हमारा 10-15 मिनट चला जा रहा है तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा, तो वो काम नहीं करना है अपने को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोल रहा है, सपोज दैट ऑल टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक आर नेचुरल। अच्छा बात है यार, आदमी को भी नेचुरल रहना चाहिए, दिखावा वाला लाइफ नहीं। बोलोगे आप बकवास बहुत करते हो। सपोज दैट ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी आर नेचुरल नंबर, ठीक है। एपी का सारा टर्म नेचुरल नंबर है। आगे देखेंगे इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, ये नीचे जा रहा है यार, बीच बीच में क्वेश्चन पढ़ते किधर चले जाते हैं। फर्स्ट 11 टर्म्स इज 6:11, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। आगे क्या बोला है, द 7 टर्म्स
लाइज बिटवीन 130 से 140, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, मतलब एट द एंड हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एपी का। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो 7th टर्म और 11th टर्म का रेशियो है वो हमारा क्या है, सॉरी सम का गलत लिख दिया मैंने, T7 नहीं S7 और S11 का क्या है, हम दिया हुआ है हमें 6:11। और एक और चीज दिया हुआ है यहाँ पर, इसे भी हम साइड में लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 7th टर्म जो है वो 130 से बड़ा है, ये 3 बेकार सा लिखा गया ना, हाँ कोई बात नहीं। और एक 140 से छोटा है। यहाँ पे आते हैं, बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, 7 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 7 टर्म नहीं, सम ऑफ 7 टर्म वो हमारा क्या हो जाएगा 7/2 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6 टाइम्स ऑफ डी। नीचे में अगर बात करें तो ये क्या बन जाएगा 11/2 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 10 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पर 6/11, ठीक है। 11 तो कैंसिल, 2 भी कैंसिल। बोलो सर आप बहुत गंदा करते हैं, बहुत गंदा, इधर उधर काट छाट, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 7 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6d, और इधर क्या हो जाएगा 6 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 10d। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए को एक तरफ लाइए, ए वाला सारा चीज को एक तरफ लाइए और डी वाला को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे 14 है 12 है, तो 14 माइनस 12 हाँ 2a हो जाएगा, और डी को उस तरफ ले जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 60, 6 इंटू 10 60, और 7 6 इंटू 6 7 6 42, तो कितना हो जाएगा 18d। 16 माइनस 42 18, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18d। तो यहाँ से a इक्वल टू 9d, a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 9d। और क्या बोल रहा है T7 जो है 130 से बड़ा, इसे भी लिख लेते हैं। T7 बोले तो T7 बोले तो क्या a प्लस 6d, a प्लस 6d, इसका वैल्यू बोल रहा है 130 से बड़ा और 140 से छोटा। a का वैल्यू आ चुका है हमारा 9d, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9d 6d 15d, 15d का वैल्यू 130 से बड़ा 140 से छोटा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 15 से, तो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। तो 15 140/15, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 130/15, तो ये हमारा हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। 8 पॉइंट समथिंग का क्या मतलब है, कुछ कुछ डेसिमल में 8 पॉइंट समथिंग, और इधर से 9 पॉइंट समथिंग, हाँ करके देखिए 9 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 10 टाइम्स में तो 150 आ जाएगा, तो उसके पहले 135 भी आ सकता है, 9 पॉइंट समथिंग हम बोल सकते हैं। तो डी का वैल्यू हमारा आ चुका है क्या 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा और 9 पॉइंट समथिंग से छोटा। और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पर हम देखें कि ये ABC ये हमारा नेचुरल नंबर था, टर्म हमारा कैसा है नेचुरल नंबर है। तो टर्म हमारा नेचुरल नंबर कब आ सकता है, जब डी भी तो नेचुरल हो, जब डी भी तो नेचुरल हो। तो डी नेचुरल और डी का वैल्यू बोल रहा है 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा 9 पॉइंट समथिंग से छोटा, तो डी हमारा क्या हो सकता है 9। बहुत ही आसानी से हो गया ये तो सॉल्व। डी का वैल्यू हमारा क्या हो सकता है 9, टर्म हमारा कैसा है नेचुरल नंबर, तो डी को भी नेचुरल होना पड़ेगा। तो डी का वैल्यू हमारा आ चुका है 9। पूछा गया है इसमें द कॉमन डिफरेंस, डी पूछा है, कम से कम A2 पूछ लेता, मतलब सेकंड टर्म पूछ लेता, थर्ड टर्म कुछ भी पूछ लेता, जिससे लगता है कि हाँ कुछ तो मैंने काम किया है। कोई बात नहीं, डी इक्वल टू 9 पूछा है, तो फाइनल आंसर डी इक्वल टू 9, डी इक्वल टू 9। 50 जगह लिखोगे क्या सर, इधर भी है, इधर भी लिख दिए, इधर भी, इधर कहाँ गया, इधर भी लिख दिए, कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए। डी इक्वल टू 9 पे आप टिक लगाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट बी आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। बी आई क्या है फॉर आई इक्वल टू 1 से लेकर के 101, ठीक है। आई क्या बोल रहा है log b1 log b2 log b3 एंड सो ऑन अप टू log b101 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस log 2e। ये पहले भी हमने पढ़ा है ये क्या, कि अगर log हमारा AP में है तो नंबर जिसका log है वो हमारा किस में होगा GP में होगा। यहाँ पर b1 log ऑफ b1 b2 b3 हमारा किस में AP में, तो यहां से हम बोल सकते हैं b1 b2 b3 एंड सो ऑन b 101 तक जा रहा है आर इन GP। और यहां पर कॉमन डिफरेंस log 2e था,
तो कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ये पहले ही देख चुके हैं यार, बार बार एक ही चीज को करने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए आप थ्योरी पढ़िए, वहां पे मैंने बताया इस बात को कि अगर नंबर का लॉग हमारा एपी में है तो नंबर का लॉग हमारा एपी में है तो नंबर खुद हमारा किस में होगा, जीपी में होगा। ये पहले ही देख चुके हैं, इस पर दोबारा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हो गया हमारा। और आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे, सपोज A1 A2 A3 आर इन एपी, ठीक है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है, A101, ये भी 101 तक जा रहा है। ये हमारा किस में है, एपी में है। सच दैट A1 इक्वल टू B1, मतलब ये चीज बराबर है। आगे देखेंगे A51 इक्वल टू B51, ये भी सही है यार, कोई बात नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, इधर सॉल्व करेंगे, छोटा छोटा चीज इधर ही कर लेते हैं। A51 इक्वल टू B51, तो अगर यहाँ पे A51 का बात करें तो A51 हमारा क्या हो जाएगा, A1 प्लस 50D, और B51 का बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जीपी का टर्म है तो ये हो जाएगा हमारा B1 R टू द पावर 51 माइनस 1 मतलब 50। यहाँ पर B1 और A1 बराबर है तो B1 के जगह पे हम A1 ही सिंपल लिख सकते हैं, A1 ही लिखिए सही रहेगा। B1 के जगह पे A1 लिख सकते हैं, पहले ही क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पर देखिए B1 और A1 बराबर है तो यहाँ पर A1 ही रखते हैं। दो वेरिएबल का क्या मतलब बनता है फिर, यहाँ पर दो अननोन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हमारा D का वैल्यू आ जाएगा, D का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, A1 1 माइनस R का पावर 50 अपॉन 50। D का वैल्यू हमारा आ चुका है A1 और R के टर्म में, क्या आ गया है, D का वैल्यू A1 टाइम्स 1 माइनस R टू द पावर 50 अपॉन 50। आगे देखेंगे, अरे गलत कर दिया है यार, यहाँ पर R का पावर 50 इधर होगा ना, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, R का पावर 50 माइनस 1, ये है D का वैल्यू। आगे देखेंगे, और एक सेकंड, R का वैल्यू तो 2 है तो R ही क्यों लिख रहा है, 2 ही लिखते हैं ना, 2 ही लिखते हैं हर जगह, 2 ही लिखते हैं। तो ये हमारा आ चुका है, D का वैल्यू हमारा आ चुका है A1 टाइम्स 2 का पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है हमसे, T दिया हुआ है, T क्या है, B1 B2 B3, T क्या है हमारा, हाँ सम ऑफ B1 B2 B3 एंड सो ऑन। तो इसको सम हमें लिखना आता है जीपी का, क्या होता है A टाइम्स R टू द पावर मतलब 2 टू द पावर 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये हमारा हो गया A1 2 का पावर 51 माइनस 1, ठीक है, T हो गया। और S का बात करें तो S हमारा क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A51, वो हमारा क्या होता है A प्लस ये n/2 टाइम्स 2 A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D, n माइनस 1 बोले तो 50 टाइम्स ऑफ D, और D की जगह पे क्या ये रख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा A1 2 टाइम्स ऑफ 50 माइनस 1 अपॉन 50। तो ये हमारा 50 कैंसिल, A1 सब में हम बाहर निकाल सकते हैं, A1 सभी में हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 51/2 टाइम्स ऑफ A1, और इधर क्या बन जाएगा 2, ये 2 में से माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर यहाँ पर 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं। पूछा गया है हमसे ये मजेदार सवाल है, पूछा गया है हमसे, मतलब इतना सॉल्व कर लिया फिर दिमाग में आता है पूछा क्या है, ये भी सही है। पूछा गया है हमसे, यहाँ पर देख के लग रहा है S और T में कंपेयर किया है और A101 और B101 में कंपेयर किया है। तो पहले अगर S और T का अगर बात करें तो S और T में आपको दिख रहा हो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, डायरेक्ट बताइए कौन बड़ा है, ये S हमारा बड़ा है, क्योंकि A1 को साइड करें और इसमें आ गया तो 51/2 टाइम्स ऑफ 2 का पावर 50 प्लस 51/2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें A1 है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 2 ऐसे 2 का पावर 50 माइनस 1। क्लियरली दिख रहा है कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस किसका है, अंदर वाला में चीज का, और अंदर वाला चीज में देख रहे हैं यहाँ पर 2 का पावर 50 उसके साथ 51/2 लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ है 2 और माइनस 1 प्लस 2 है, मतलब पावर में बात हो रहा है तो प्लस माइनस का क्या ही खेल है, इतना बड़ा पावर है 50 है, उसमें प्लस -1 का और प्लस 51/2 का क्या ही कोई मतलब नहीं रख सकता है। फिर यहाँ पर क्लियरली दिख सकता है कि हमें ऐसे ही बड़ा, आगे ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं S इज ग्रेटर देन T, तो कौन कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ये C तो रिजेक्ट हो गया,
अच्छा रिजेक्ट करना है तो क्रॉस ये बोले ये कौन सा तरीका है रिजेक्ट करने का, टिक मार के। तो ये तो हमारा गया, एस इज ग्रेटर देन टी। अब एक टी A101 देखते हैं, A101 क्या आता है हमारा। अगर वे 101 का बात करें तो A101 हो जाएगा हमारा A1 प्लस 100 टाइम्स ऑफ डी। डी की जगह पे रखेंगे क्या, A1 2 का पावर 50 माइनस 1/50। ये गलत जगह लिख लिया यार, स्लाइड ऐड करो। इतना जगह होते हुए भी क्यों 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 करें हम, क्यों। स्लाइड ऐड करते हैं, रुक जाइए। हाँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐड हो गया, स्लाइड ऐड हो गया। अब क्या दिक्कत है, हाँ आगे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या, ये दोनों ऑप्शन तो हमारा खत्म, सी और डी तो खत्म। और ए और बी में देखना है कौन, मतलब हमें कंपेयर किस में करना था, A101 और B101 में। तो A101 सबसे पहले देख लेते हैं। A101 हमारा क्या हो जाएगा, A1 प्लस 101 माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, मतलब 100 टाइम्स ऑफ डी। और डी हमारा क्या आया था, A1 टाइम्स 2 का पावर 50 माइनस 1, क्या है हमारा 50। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया A1, ये 2 टाइम्स में गया। तो यहाँ पर ओवरऑल A1 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो A1 बाहर ही निकाल लीजिए, सही रहेगा। अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 का पावर 50। ये कौन सा तरीका है 2 का पावर 50 लिखने का, ऐसे लिखते हैं, ऐसे 50 माइनस 1। ठीक है, और B1 का बात करें तो B1 क्या हो जाएगा हमारा, वैसे तो होता है B1 2 का पावर 50, सॉरी 100, 2 का पावर 100, लेकिन B1 की जगह पे हम A1 लिख सकते हैं। हमें पता है कि B1 इक्वल टू A1 है। तो B101 हमारा क्या हो जाएगा, A1 टाइम्स 2 का पावर 101। क्लियरली दिख रहा है यार, कौन बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कौन बड़ा है। इधर आगे देखने का भी जरूरत नहीं है, ये चीज़ इतना छोटा सा, ये पावर में 101, ये कहाँ 2 का पावर 50, उसमें प्लस माइनस 1 थोड़ा इधर उधर हो गया, तब भी वो 2 का पावर 101 का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसे इसे अच्छे और अच्छे से लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा ये, 2 का पावर 51 और 1 माइनस 2, तब माइनस 1। अभी भी देख सकते, अब क्लियरली दिख जाएगा। ये 2 का पावर 101 और ये 2 का पावर 51, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। बहुत छोटा इंसान है यार, ये बहुत छोटा इंसान है। ये ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा हमारा। B101 विंस। कौन सा ऑप्शन, ये बी बाजी मार गया, ए गलत हो गया, ए गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी। अच्छा एक सवाल पूछते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए इसे मल्टीपल चॉइस में बनाना रहता तो क्या करता है, यहाँ पर एस का अलग ऑप्शन में कंपैरिजन दे देता और टी का अलग में, ऐसे दे देता। देखिए ऐसे, ए में दे देता एस ग्रेटर देन टी, और बी में दे देता A101 लेस देन 101, और सी दे देता एस लेस देन टी, और डी दे देता A101 ग्रेटर देन B101, ऐसा दे देता। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एस इज ग्रेटर देन टी, और कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मल्टीपल में होता तो हमारा फाइनल आंसर ए और बी हो जाता, अगर इस तरह से ऑप्शन बनाता तो। लेकिन कोई बात नहीं, सिंगल करेक्ट ही था, या जो भी था पता नहीं, यहाँ पर तो सिंगल ही इसका है आंसर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सही करने पर आपको मिलता है 3 नंबर, गलत करने पर आपको मिलता है -1। डिसाइड आपको करना है, आपको -1 चाहिए या 3 चाहिए। तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, आसानी से, अच्छे से सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर आपको साथ ही साथ थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर कवर हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एपी में है तो नंबर हमारा किस में होगा, जीपी में होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप 2 का वहां से निकाल सकते हैं। एपी में है तो 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि नंबर आपका किस में होगा, जीपी में होगा। नहीं पहले से पता तो ज़्यादा अच्छा हो, टाइम बचेगा, सोचना कम पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोला था, साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा साइड किस में बोल रहा है कि एपी में है। आगे बढ़ते हैं,
इफ पहले बना ही लेते हैं यार, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, बार बार एक ही कलर से। अब मन भर गया, मन भर गया, क्या भर गया, मन। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। क्या नाम दे दे, क्या नाम का ऐसे जरूरत नहीं है यार, नहीं जा, नाम नहीं देता ऐसे। इस ट्राइंगल को क्या नाम दूँ, कुछ भी नाम देने का जरूरत नहीं, जरूरी नहीं सबको नाम ही दूँ। तो यहाँ पर राइट एंगल दिखाने के लिए हम ऐसे बना दे रहे हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका साइड जो है वो इसका साइड जो है वो हमारा एपी में है। तो इसका साइड एपी में है, तो इसे हम मान सकते हैं, इसे मान लेते हैं ए। तो ये बन जाएगा ए माइनस डी, ये बन जाएगा ए प्लस डी, ठीक है, ये बन जाएगा ए माइनस डी, ए प्लस डी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि मैंने इसे ए माइनस डी क्यों नहीं माना, इसे ही ए माइनस डी क्यों माना और इसे ए प्लस डी क्यों नहीं माना। मतलब ए माइनस डी मतलब इस साइड को ही हम क्यों मान रहे हैं, मेरी मर्जी, आप चाहे तो उसको मान लीजिए। फिर जो डी का निगेटिव वैल्यू आएगा उसे सिलेक्ट करेंगे, मतलब लेंथ निगेटिव तो आना नहीं चाहिए, और डी का जो निगेटिव वैल्यू आएगा उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर इसे ए माइनस डी माने तो यहाँ पर ए प्लस डी माने, तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि डी का पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करना। क्यों, हो सकता है डी का वैल्यू के लिए ये साइड अभी भी पॉजिटिव है, फिर भी क्यों हम पॉजिटिव ही क्यों मानेंगे, डी का वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों मानेंगे। लॉन्गेस्ट हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट भी तो होना चाहिए। अगर यहाँ पर डी का वैल्यू निगेटिव आ गया तो लॉन्गेस्ट कौन सा बन जाएगा, ये वाला, फिर ये लॉन्गेस्ट बन जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस हमारा लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो अगर डी का वैल्यू के लिए साइड सारा पॉजिटिव भी आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है कि हाइपोटेनस साथ ही साथ लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए। तो वो वही डी का वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। आगे देखेंगे, बहुत हो गया बकवास बात, यहाँ पर देखेंगे इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर क्या बोल रहा है 24। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, कुछ तो फॉर्मूला होता है, कुछ फॉर्मूला नहीं होता है यार। नॉर्मल जैसे निकालते हो आप, क्या करते हैं, हाफ इनटू बेस, बेस क्या है ए, इनटू हाइट, ऐसे ही तो निकालते हैं ट्राइंगल का एरिया। इसमें नया कुछ क्या है, मतलब ये सवाल एडवांस में पूछा है, मतलब ये सवाल क्यों पूछा है यार, थोड़ा मतलब आसान था, स्कोरिंग है ये। मतलब आपको एपी का बेसिक कंसेप्ट चाहिए, ट्राइंगल का ही क्या 10 तक का बच्चा ये पढ़ा होगा तो वो बता देगा एरिया क्या होता है। आगे देखेंगे, आगे भी कुछ टफ तो नहीं लग रहा है मुझे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड, यहाँ पे दो अननोन है लेकिन इक्वेशन एक ही है। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, 10th का बच्चा ही बता देगा, 10th का बच्चा ही बता देगा। क्या बनेगा दूसरा इक्वेशन, पाइथागोरस थ्योरम, ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया बकवास बात। तो यहाँ से ए माइनस डी का होल स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बनता है हमारा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो जब एक्स प्लस वाई करेंगे तो डी डी कैंसिल, 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 2d आ जाएगा। और राइट हैंड साइड ए स्क्वायर, एक ए से एक ए गया, बचा क्या, ए इक्वल टू 4d। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू 4d, 4d, ए इक्वल टू 3d भी नहीं, क्या आ गया 4d। आगे देखें ए इक्वल टू 4d, तो यहाँ पर ए की जगह पे 4d रखेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, हाफ 4d, और 4d माइनस डी 3d इक्वल टू 24। तो ये गया 4 3 12, ये 2 टाइम्स में गया, तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब डी का वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 2। लेकिन हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, डी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस ऑफ 2। कभी इधर लिखता हूँ मैं, कभी इधर लिखता हूँ, कभी इधर लिखते हैं हम, कभी इधर लिखते हैं, कोई बात नहीं, मैथ है, चलता है, कहीं भी लिख दीजिए, आपको और मुझे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस ऑफ 2, लेकिन इसे अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ गया 2 और -2 रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर डी का वैल्यू -2 हुआ और ए का वैल्यू क्या था 4 टाइम्स ऑफ डी, ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। ए का वैल्यू फिर निगेटिव आ जाएगा, तो -2 तो ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट का
हम नहीं जानते। यहाँ पर तो ए को ही निगेटिव बना दे रहा है, साइड ही निगेटिव। साइड निगेटिव हो सकता है क्या? ट्राइंगल का साइड निगेटिव हो सकता है क्या? किसी का टाइम निगेटिव हो सकता है क्या? हाँ, बुरा वक्त चल सकता है, लेकिन लेंथ निगेटिव कभी भी नहीं आएगा। लेंथ निगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, और डी का वैल्यू 2। अरे यार ये तो गलत हो गया, 2 पे ही चल गया या तो। ये इरेज करो, इरेज करो। तो तो डी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 8। पूछा गया हमसे स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा? बहुत लोग फंसेंगे इसमें, बोलेंगे कलर चेंज करो यार, पहले कलर चेंज करो, अभी मजा आने वाला है। बहुत लोग बोलेंगे ए स्मॉलेस्ट है, ए स्मॉलेस्ट साइड होगा, ए माइनस डी होगा, ए माइनस डी होगा। क्या होगा? 8 माइनस 6, सॉरी 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 होगा यार। कहाँ पढ़ रहे थे? तो सबसे अच्छा हम बताएं, यहाँ पर सारा साइड को ही लिख लीजिए। तो ए का वैल्यू क्या आ गया था? 8, और ए माइनस डी मतलब 8 माइनस 2 6, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना था? 8, और डी का वैल्यू कितना था? 2। तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 10। साइड ही लिख लीजिए, डायरेक्ट दिख जाएगा। छोटा कौन? 6 विंस, मतलब 6 विंस तो नहीं, लेकिन 6 ये स्मॉलेस्ट है, छोटा वाला जीत रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड। अब क्यों क्वेश्चन मार्क को काट देते हैं यहाँ पर? डायरेक्ट 6 लिखते हैं ना यहाँ पर, 6 ही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये सब बकवास मत करिएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं, एग्जाम में ये सब बकवास नहीं करें। एग्जाम में टाइम का सारा खेल रहता है। एग्जाम में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वहां पर ये सब बकवास नहीं करेंगे। वहां पर डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन देने का मकसद क्या है? इस तरह का क्वेश्चन देने का मकसद ये है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ये नहीं चेक करना चाहता हो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। मतलब अगर आप जेई के लिए आए हैं तो इतना तो इतना एक्सपेक्टेशन तो किसी का भी रहता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो सकता है। मतलब अगर 3 मिनट 4 मिनट जो भी इस पर मिलता होगा, उससे कम टाइम में ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर जो समय बचेगा वो दूसरे क्वेश्चन में हम दे पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारा टाइम बचाता है। अच्छा है, एक तरह से हमारा टाइम बचा रहा है, प्लस देखना चाह रहा है कि आप सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को पढ़ते भी हो या नहीं, मतलब देख के स्किप तो नहीं कर देते हो ना। तो इस सवाल में एक चीज और बढ़िया है, दिखने में भी छोटा सा है, मतलब पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। द साइड्स ऑफ राइट एपी, ठीक है, एपी में ट्राइंगल एरिया 24 है, देन व्हाट इज द लैंड ऑफ स्मॉल साइड हमें निकालना है। क्वेश्चन छोटा है, बनाना भी आसान है, टाइम बचेगा। और पूछा कितना नंबर में? 3 नंबर, नॉट बैड। 3 नंबर भी बहुत मैटर करता है यार। 3 नंबर में आपका रैंक कहाँ से कहाँ जाएगा कोई नहीं बता सकता है। बता सकता है, मतलब बहुत आगे पीछे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। 3 नंबर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रहा है? ये देखिए, पिछला बार वाला बहुत छोटा था, इस बार वाला बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं लेकिन फिर भी बड़ा है। इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2018 टर्म्स। ये सवाल सेट का है या एपी का है? ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और वाई क्या बोल रहा है कि सेट है कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2018 टर्म्स, ये भी एपी में है। ये सवाल यार है किसका? एपी का है या सेट का है? क्या मतलब बनता है? आपसे दोनों मिला के पूछा है। आगे क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं। एक्स हमारा क्या है? ये कलर चेंज करेगा? नहीं, सही है। तो एक्स क्या है? 1 6 11। ये क्या है? एपी है ना, 5 का डिफरेंस। तो आगे कितना आएगा? 16। फिर आगे भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, इतना ही रहने देते हैं, बाद में जरूरत पड़ा तो देख लेंगे। तो ये है हमारा एक्स। अच्छा, ये 2018 टर्म्स है, तो जो सबसे लास्ट टर्म होगा वो हमारा कितना होगा? 1 प्लस 2017 टाइम्स ऑफ डी। और डी कितना है? 5, मतलब इंटू 5 कर लेते हैं ना, 2017 टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। और y का अगर बात करें तो y भी एपी है, और एपी क्या है? 9 16 23 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 9 प्लस 2017 टाइम्स, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 17 अच्छे से लिख लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 7। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? 7। तो लास्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा। और यहाँ पर बोल क्या रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एक्स यूनियन वाई। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं, अगर मान लेते हैं इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होता, मतलब ये
इसमें मान लेते हैं दो, ऐसे मान लेते हैं कि दो सेट है जिसमें अलग अलग नंबर है, दोनों सेट में अलग अलग, दोनों सेट में कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा दोनों का, अगर दोनों का मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो हमारा कितना हो जाता है, देखेंगे यहाँ पर nx प्लस ny। अगर कोई कॉमन नहीं रहता, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब हमारा कितना होता है nx, मतलब जितना इसमें है और जितना इसमें है उन दोनों का सम। अगर मिला के सम पूछ रहे हैं, मिला के पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा कितना है, तो जितना इसमें है प्लस जितना इसमें है। लेकिन अगर कॉमन हुआ तो, अगर कॉमन हुआ तो जो कॉमन वाला है हमारा कहाँ गया, जो कॉमन वाला है हमारा वो एक बार इसमें ऐड हो रहा है, एक बार इसमें ऐड हो रहा है, मतलब दो बार हम उसे काउंट कर ले रहे हैं। अब दो बार काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या कि एक ही बार काउंट करें, तो उसके लिए हम एक बार माइनस कर देंगे, एक बार हम माइनस कर देंगे। माइनस के लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। माइनस के लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, यही पूछा है ना हमसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स यूनियन वाई। क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस दोनों में कॉमन कितना है, क्योंकि दो बार कॉमन वाला हमारा दो बार काउंट हो गया था, एक बार एनएक्स में एक बार एन वाई में। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। एनएक्स कितना हो जाएगा हमारा 2018, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना 2018, एन वाई भी हमारा कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर 2018, एन वाई भी हमारा कितना हो जाएगा 2018, और दोनों में कॉमन कितना है वो हमें देखना है, उसी सब कुछ बता ही देगा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना क्या रहेगा, तो हमें कॉमन निकालना आना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x जो है हमारा एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 5, y भी हमारा एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 7, और हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि दो एपी का अगर कॉमन टर्म्स हम उठाएं, दो एपी का अगर हम कॉमन टर्म्स उठाएं तो वो भी हमारा एक नया एपी बनेगा जिसका पहला टर्म क्या होगा, उन दोनों का पहला कॉमन टर्म। तो पहला कॉमन टर्म हमें देखना होगा। पहला कॉमन टर्म यहां पर देख सकते हैं, अलग कलर से कर लेते हैं यार, अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, रेड रेड पसंद है मुझे। तो ये पहला कॉमन टर्म तो हमारा हो गया 16। तो जो नया एपी बनेगा उसको नाम देते हैं जेड। तो जो नया एपी बनेगा इन दोनों का कॉमन टर्म उठाने के बाद उसका पहला कॉमन टर्म क्या होगा 16, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। तो अगर यहां पर सी डी न्यू का बात करें, यहां पर इधर 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 कर ले रहे हैं, सी डी न्यू मतलब कॉमन डिफरेंस न्यू एपी, जो यहाँ पर जेड जो नया एपी बनेगा उन दोनों का कॉमन टर्म्स उठाने के बाद उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एलसीएम ऑफ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो एलसीएम ऑफ 5 और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 क्या आ गया हमारा 5 और 7 का एलसीएम। वो हमें नहीं आता, बोलो सरेंडर, हमें नहीं आता। 5 और 7 का एलसीएम निकालना हमें नहीं आता। कैसे नहीं आता है यार, आना चाहिए। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 35 आना चाहिए ना 5 और 7 का ऐसा ना हो कि 5 और 7 का एलसीएम में ही आप कंफ्यूज हो गए। ये 35 थोड़ा अलग ही लिखा गया कोई बात नहीं, अच्छे से लिखेंगे इसे 35। अभी मुझे अलग ही लग रहा है, वो एस जैसा लग रहा है, 5 कैसा लग रहा है एस जैसा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं, बकवास बात नहीं 16 और दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 16 प्लस 35, ये भी एक एपी बनेगा। तीसरा टर्म का बात करें 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 35। इसी तरह लास्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 35। लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं क्या है इसका। अब यहाँ पर एक चीज मतलब कॉमन सेंस का ही बात है कि जो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो इन दोनों का लास्ट टर्म से हमेशा कम ही होगा। बराबर भी हो सकता है कि हो सकता है दोनों में से किसी का लास्ट टर्म ही हमारा कॉमन आ जाए, ठीक है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं 16 प्लस 35 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू इन दोनों का लास्ट टर्म से कम, इन दोनों का लास्ट टर्म से कम। लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे दो, दोनों चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तो ये 1 से शुरू हो रहा है, ऊपर से इसका कॉमन डिफरेंस भी कम है। एक तो ये 1 से शुरू हो रहा है, ऊपर से इसका कॉमन डिफरेंस भी कम है, तो ये बहुत पहले ही जाके रुक जाएगा। मतलब ये इससे हमेशा छोटा होगा, इससे छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये 9 से शुरू हो रहा है और ऊपर से इसका कॉमन डिफरेंस भी है 7, ऊपर से कॉमन डिफरेंस 7, ज्यादा छलांग लगा रहा है। तो ये तो ऐसे ही इससे तो ज्यादा ही होगा। ये तो कॉमन सेंस है, ऐसे वैल्यू निकालना हमें आता है। ऐसे कैलकुलेशन से भी देख लीजिए ना, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर से 9 1 की जगह 9 ऐड हो रहा है। तो हमें सिर्फ इससे भी चेक कर लिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा।
इससे ही चेक करने का सिर्फ जरूरत है, दोनों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इससे कम हो गया, इससे अगर कम हो गया तो इससे तो कम होगा ही ना। मतलब हम अगर आपसे बोले कोई एक नंबर है जो 10 से कम है, तो ये बताने का जरूरत है क्या कि वो 15 से भी कम होगा? नहीं ना। कोई नंबर अगर 10 से कम है तो आपको थोड़ी बताने का जरूरत है कि वो 15 से भी कम होगा, 20 से भी कम होगा, वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35 n-1 इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1075, 10,075। 1 भी है, डायरेक्ट लिख दो यार, 76 लिख दो, ये गंदा सा लिखा गया, कोई बात नहीं, ये लाइन भी मिटा रहा है। 10,076, कोई बात नहीं। अच्छा -16 भी तो करेंगे, ये 16 उस तरफ गया तो -16 भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया, 10,060, 35 n-1 लेस देन इक्वल टू 10,060। सही है ना? थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है कैलकुलेशन, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, चलता है। तो यहाँ पर यहाँ पे कुछ गलत किया क्या मैंने? कैलकुलेशन में देख लीजिएगा यार। 35, हाँ गलत है, 86 होगा, मुझे लग रहा था। यहाँ पे कुछ गलत गलत रहता है ना, तो पता चल जाता है। कोई बात नहीं। यहाँ कितना हो गया, 86, 86 में अगर 16 माइनस किए तो कितना हो गया, 70। कहाँ 60 आ रहा था, 70। तो यहाँ से n-1 हमारा आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 10,070/35। ये मिटा दे क्या, CD न्यू रहने देते हैं यार, बाद में अगर आप देखोगे तो बोलोगे ये क्या कर दिया। अलग अलग से स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ये रहने दो, अलग से स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड ऐड करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था, 14, लास्ट क्वेश्चन है क्या ये? हाँ ये लास्ट ही है। तो यहाँ पर चलो ऐड हो गया। हाँ तो हम कहाँ पे थे, n-1 हमारा क्या आ गया यहाँ पे, कहाँ गया है यार पॉइंटर, n-1 इज लेस देन इक्वल टू 10070। कैलकुलेटर है क्या आपके पास? मेरे पास भी नहीं, कोई बात नहीं। 35 ही था ना, हाँ 35 ही था। तो 5 से 7 टाइम्स अगर इसे कैंसिल करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 0, ये हमारा कितना हो जाएगा 2, और फिर 1 4, 2014। 2014। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2014/7। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2014/7 + 1। ये कितना आएगा हमारा, कैलकुलेट ये करे क्या, ये हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं ये कितना आएगा हमारा, 14, 14 आ गया, 661 ना, 8 56, 5 54, 7, ये 2, फिर क्या आएगा हमारा, 8 56 टाइम्स ना, फिर 5 54, 7 × 7 49, हाँ ठीक है 49, और फिर जो भी हो पॉइंट वाला हमें नहीं चाहिए, समथिंग, क्या बनेगा समथिंग, 287 पॉइंट समथिंग, 287 पॉइंट समथिंग, और +1 भी है। तो n हमारा क्या आ गया, 288 पॉइंट समथिंग, 288 पॉइंट समथिंग। मतलब अगर लास्ट टर्म का बात करें, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों लगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाता लास्ट टर्म का अगर बात करते तो कोई बात नहीं। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y में, मतलब z में अगर n/z पूछे तो हमारा कितना हो जाएगा 288। लास्ट टर्म इसका क्या होगा, 288 होगा ना, लास्ट टर्म 288। तो हमें निकालना क्या था, हाँ इधर 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 ही कर लेते हैं। तो nx यूनियन y हमारा क्या हो जाएगा, nx + ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, जिसे हम nz भी बोल सकते हैं। तो 2018 + 2018 माइनस इंटरसेक्शन वाला हमारा कितना आया, 288 पॉइंट समथिंग, तो 288 ही बोल सकते हैं। आगे देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2018 मतलब
4036 माइनस 288, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 4, ये कितना हो जाएगा हमारा? 39 माइनस 2 37। चलो हो गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये इधर इधर इक्वल टू पसंद नहीं मुझे। हाँ, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 3748, फाइनल आंसर 3748। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हमें nx दिया हुआ था, ny दिया हुआ था, nx इंटरसेक्शन y निकालना था। मतलब उन दोनों में कॉमन टर्म हमारा कितना था? कॉमन टर्म के लिए आपको पहले से ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, पहले से हम पढ़ चुके हैं क्या, कि दो एपी का अगर कॉमन टर्म्स हम उठाएं तो वो भी हमारा एक नया एपी बनेगा, जिसका पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? उन दोनों एपी का पहला कॉमन टर्म्स, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? उन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता पीछे पड़ गया, ये सब कुछ कवर किया हुआ है वहां पर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर 3748, 3748। इस तरह स्लाइड चेंज करना ठीक लगता है ना, ऐसे 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 कोई बात नहीं। 14 नंबर, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा कब था? 18 में, ऑनलाइन हो गया था इस वक्त, तो ऑनलाइन 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 हो गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड, थैंक यू, मिलते हैं एक नया लेक्चर वीडियो के साथ, किसी और वीडियो में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। जाइए, टाटा बाय बाय, एंजॉय करिए।